मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के चैप्टर 5 से लेकर आई हूँ पाठ का नियोजन करना। किस तरह से पाठ का नियोजन किया जाए कि छात्रों को उसके उद्देश्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम लोग। शिक्षण हेतु नियोजन। चैप्टर नेम है कंटेंट एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग शिक्षण हेतु नियोजन। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था कि किस तरह से शिक्षण बिंदुओं को निर्धारित किया जाए या निर्धारण किया जाए जिससे कि छात्रों को उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो आज मैं उसी क्रम में आगे लेकर आई हूँ कि शिक्षण हेतु नियोजन किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं कि शिक्षण हेतु नियोजन यानी कि प्लानिंग फॉर टीचिंग। किस तरह से टीचिंग की हम लोग प्लानिंग करें कि आप छात्रों के सम्मुख सारा जितना भी विस्तारपूर्ण वर्णन कर सके तो उनको समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं। नियोजन से तात्पर्य, नियोजन यानी कि ये प्लानिंग, नियोजन से तात्पर्य है योजना निर्माण कराना या योजना निर्माण करना। तो आपको यहाँ पे योजना निर्माण किस तरह से किया जाता है कि आप छात्रों के सम्मुख जाते हैं 45 मिनट या 40 मिनट के उस पूरे एक टर्न में कितना आप टॉपिक लेकर जाएं या कितना आप सब्जेक्ट मटेरियल लेके जाएं कि छात्रों को उतनी देर में सब समझ में आ जाए। और समझ में आने के साथ में वो उसमें रुचि भी ले, साथ ही साथ वो उससे संबंधित प्रश्न पूछ सके, आप उतनी देर में उनके उत्तर भी दे सके और साथ ही साथ आप उनको गृह कार्य भी दे सके। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। योजना निर्माण किसी भी कार्य या योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है। अगर आप किसी भी कार्य के लिए योजना निर्माण नहीं बनाते हैं तो याद रखिए कि आप वो कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे या फिर वो कार्य आपका निश्चित तौर पर ही असफल होगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पूर्ण रूप से योजना निर्माण कर लेते हैं तो उसको करने में आपको ना सिर्फ सुविधा होगी बल्कि इस बात के लिए भी आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि वो कार्य आपका सफल तौर पे सफलता ही प्राप्त करेगा। तो चलिए आइए समझते आगे कि सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य होता है। साथ ही साथ इस नियोजन से दो प्रमुख लाभ निम्नलिखित होते हैं। नियोजन में ये भी है कि अगर आप नियोजन का निर्माण करते हैं तो इसके दो प्रमुख लाभ ये हैं कि प्रथम, नियोजन से उस कार्य का प्रयोजन तथा उद्देश्य की भली प्रकार प्राप्ति में सहायता होती है। पहला तो ये है कि नियोजन से आपको उस कार्य को करने में आसानी होगी और साथ ही साथ भली प्रकार से उसकी सहायता भी मिलती है। दूसरा ये है, नियोजन से कार्य लग रहे मानवीय तथा जैविक संसाधनों की शक्ति और समय का अपव्यय नहीं होता है। अगर आप नियोजन पहले ही कर लेते हैं यानी कि आप प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं तो जैविक संसाधन, समय, श्रम, इन सब की ही बचत हो सकती है। और ना सिर्फ बचत हो सकती है बल्कि आप अपने कार्य को सुनिश्चित करते हुए सफलता की प्राप्ति भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये सारा कार्य करने से पहले अगर आप नियोजन नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, योजना निर्माण नहीं करते हैं तो ये आप याद रखिए कि आपका कार्य इस बात के लिए बिल्कुल भी निश्चित नहीं हो सकता है कि आप उस कार्य में सफलता की प्राप्ति करेंगे। तो कोई भी कार्य न सिर्फ दैनिक जीवन में बल्कि अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं या किसी के सामने अपना कुछ पढ़ाया हुआ प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो सब कुछ पढ़ाने से पहले आपको योजना निर्माण जरूर करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ, जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा सेटअप किया यानी कि ये क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए पहले मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा, अच्छे से रीड किया, फिर उसके बाद में उसके बारे में बहुत ऐसे पॉइंट लिखे, बहुत सारा इसमें पॉइंट थे, बहुत सारे मटेरियल थे लिखने के लिए। हालांकि अगर मैं वो सारा कुछ लिखती तो फिर ये एक तरह का कॉपी लगता, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने नेचुरल कुछ भी किया है। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें करने के लिए पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने आपके सम्मुख कुछ पॉइंट्स लिखे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको पढ़कर आप ये समझ सकते हो कि उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है या उस चीज़ को समझ सकते हैं, आप आसानी से उसके अंदर वो चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिखने के बाद में फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अब पढ़ाने के साथ में उन पॉइंट्स के अंदर जो भी चीज़ें फिट हो सकती थी, जो भी चीज़ें नई इंक्लूड हो सकती थी वो मैंने इंक्लूड करके आपको सामने सम्मुख ये पेश किया अपना ये टॉपिक को।
तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे मैंने इससे पहले एक योजना निर्माण बनाया कि आज मुझे ये पढ़ाना है, इसके बारे में जुड़ी हुई बहुत सारी नई जानकारियाँ देनी है, इससे संबंधित किस तरह से मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को कि आप लोगों का उद्देश्य की प्राप्ति हो और साथ ही साथ मुझे मेरे कार्य में सफलता की प्राप्ति हो। तो योजना निर्माण एक तरह से ये भी हो सकता है, यानी आप इसको एग्जाम्पल पे तौर पे ले सकते हैं कि किस तरह मैंने किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पीछे पूर्ण रूप से नियोजन किया, एक प्लानिंग करने के बाद में फिर आपके सम्मुख पूरा पेश किया। तो चलिए आइए फिर आगे पढ़ते हैं। शिक्षण हेतु नियोजन के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग। इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाठ नियोजन यानी कि प्लानिंग ऑफ लेसन, क्या होता है? उत्तम शिक्षण के लिए पढ़ाने से पूर्व पाठ योजना बना लेना और उसकी समुचित तैयारी करना नितांत आवश्यक है। अगर आप एक उत्तम शिक्षण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ सबके सम्मुख ना सिर्फ पढ़े बच्चे बल्कि उसको समझे, उसमें रुचि ले, उसके द्वारा किए गए सभी उससे जुड़ी सभी जानकारियां हासिल करें, तो उसके लिए पहले आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग इस तरह से कि आज अगर आपको मैंने बोला कि किसी भी टॉपिक के बारे में, जैव विज्ञान के अगर बारे में मैं बोलूं, बायोलॉजी के बारे में, कि बच्चों के सम्मुख आज ये पेश करना है कि बायोलॉजी होती क्या है, तो उसके सम्मुख अगर आप पेश करोगे, बोलोगे जाके कक्षा में बिना योजना बनाए कि आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में, जैविक विज्ञान के या जैव विज्ञान के बारे में बताऊंगा, और जैव विज्ञान क्या होता है, सभी तरह से जुड़ी हुई सभी तरह की जुड़ी हुई जीवित जो वस्तुएं हैं या जीवित तो लोग हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये सभी जैव विज्ञान के अंतर्गत आता है। हो सकता है कुछ बच्चे इसे जरूर समझ ले, लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे इसे ना भी समझ पाएं। तो अगर आप इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां या नियोजन पहले ही बना लेंगे, अगर उत्तम शिक्षण चाहते हैं कि आपका जो शिक्षण है वो एक सफलता से पूर्ण हो, तो उससे पहले आपको कक्षा में जाने से पहले आपकी खुद की तैयारी करनी होगी। तैयारी किस तरह से कि आप कक्षा में जाने से पहले जीव विज्ञान से जुड़ी हुई नई नई चीजें लेके जाएंगे, यानी कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा पक्षी का एक मॉडल लेके जाएं, या फिर पेड़ पौधों का मॉडल लेके जाएं, या फिर सूक्ष्म जीव जंतुओं का जो मॉडल बना होता है वो चार्ट ले जा सकते हैं, या उसी से जुड़ी हुई संबंधित चीजें। और आप ये भी दिखा सकते हैं कि पौधा किस तरह से बढ़ रहा है, सूक्ष्म जीव किस तरह से पेड़ पौधों को सड़ने के बाद या गलने के बाद किस तरह से उसका विघटन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो ये सारी जानकारियां अगर आप बच्चों के सामने पेश करते हो तो उनको ना सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगी, उद्देश्य की प्राप्ति होगी, बल्कि वो उनमें बहुत ही ज्यादा रुचि भी लेंगे। अब वो उन चीजों को समझेंगे और समझने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि वो उन जानकारियों से अपने दैनिक जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान भी करें। और जब अगर बच्चा अपने दैनिक जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान अपने द्वारा पढ़ाए गए, अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के से करता है, तो इसका साफ और सीधा मतलब ये होता है कि आपने जो भी बच्चे को पढ़ाया उसकी उद्देश्य की प्राप्ति ना सिर्फ बच्चे की हुई बल्कि आपको भी हुई। तो ये होता है एक उत्तम शिक्षण। कि उत्तम शिक्षण वो होता है जिसमें आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ना सिर्फ बल्कि उसमें रुचि लेते हैं, बल्कि उससे जुड़ी संबंधित जानकारियां प्राप्त करके अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। उत्तम शिक्षण पढ़ाने के लिए पूर्व पाठ योजना बना लेना और उसकी समुचित तैयारी नितांत आवश्यक है। शिक्षक की सफलता उसके उत्तम शिक्षण पर निर्भर करती है। शिक्षण की जो शिक्षक होता है उसकी सफलता उसके उत्तम शिक्षण पे इसलिए निर्भर करती है कि अगर शिक्षक ने जो कुछ भी पढ़ाया, बच्चे उसमें अगर रुचि नहीं लेते हैं, उससे जुड़े सवाल नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक
ऐसे दर्शक बन के बैठे होते हैं जिनमें शिक्षक आता है, अपने द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ाता है और फिर उसके बाद में जो छात्र होते हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं करते हैं, ना ही कोई फीडबैक लेते हैं, ना देते हैं। तो इसका सीधा सा संबंध ये हुआ कि आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया है उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी ना तो प्राप्त हुई है और ना ही उसमें वो रुचि ले रहे हैं। तो ये शिक्षक के लिए एक असफल उद्देश्य हो सकता है या एक असफलता हो सकती है कि उसने जो कुछ भी पढ़ाया केवल दर्शक की तरह बच्चे उसे पढ़े और उसके बाद में शिक्षक चले गए। तो ये एक तरह से पूरे पाठ नियोजन की, पूरे पाठ्य की असफलता साबित करती है। सफलता ये होगी उत्तम शिक्षण की जो अगर बात करें सफलता, तो यहाँ पे छात्र उस जो आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं जैव विज्ञान के बारे में, ना सिर्फ छात्र उसे पढ़ रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं, समझने के साथ साथ उसमें रुचि ले रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है छात्र के द्वारा दिया गया फीडबैक, और ना सिर्फ फीडबैक बल्कि वो उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका सीधा संबंध होता है कि आपने आज जो छात्रों के सामने प्रस्तुत किया, छात्र उसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आपके लिए यानी शिक्षक के लिए ये एक तरह का सफलता का उद्देश्य होता है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि उत्तम शिक्षण क्या होता है। किसे पढ़ाने से पूर्व पाठ योजना बना लेनी चाहिए, उसकी समुचित तैयारी नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ पाठ नियोजन के रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाठ नियोजन बनाते हो, प्लानिंग ऑफ लेशन यानी कि किसी लेशन की प्लानिंग करते हो उससे पहले, तो उसके रूप किस तरह से होने चाहिए। तो इसके रूप निम्नलिखित 3 रूप में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, आलिखित एवं लिखित पाठ योजना, विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ योजना, दैनिक एवं वार्षिक पाठ योजना। तो आज मैं अगर इसके बारे में फिलहाल तो सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम थी और साथ ही साथ मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी थी, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ इसके नियोजन के रूप ही लिखे हैं कि ये 3 रूप में होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। आलिखित एवं लिखित पाठ योजना क्या होती है। लिखित पाठ योजना में क्या होता है, शिक्षक जाता है, अपने द्वारा जो भी पाठ पढ़ाना होता है उसके बारे में सारी जानकारी बोर्ड पर लिख देता है और छात्र के उस लिखी हुई जानकारी के बारे में सारी सब तरह से वो पढ़ाता है। अलिखित पाठ योजना क्या होती है, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिख दी, ठीक है। लिखने के बाद में अब छात्रों को उससे संबंधित जानकारियां जो प्राप्त की है, उससे संबंधित जानकारियां वो पूछ रहा है, फिर वो उसे लिख रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये अलिखित और लिखित पाठ योजना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ योजना, इसका हमेशा इस्तेमाल होता है। विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ योजना, विस्तृत पाठ योजना क्या होता है या नियोजन क्या होता है, इसमें पूरा 30 से 40 मिनट का एक कालांश होता है या पूरा टर्न होता है जिसमें अध्यापक अपने द्वारा पढ़ाए तैयार किया हुआ पाठ छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद में उससे जुड़ी सभी जानकारियां छात्रों को बताता है। छात्र उसमें रुचि लेते हैं, उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसको होमवर्क देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी विस्तृत पाठ योजना में हो गई कि आपने जो भी नियोजन किया वो छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। यहाँ पे बात होती है सूक्ष्म पाठ योजना, यानी कि माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं यहाँ पे, कि आपको सिर्फ ये 10-12 शिक्षकों को कोई भी बहुत ही प्रशिक्षित शिक्षक होता है वो उसको एक छोटा सा समय देता है 5 मिनट या 10 मिनट का, जिसमें वो सिर्फ ये एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि आपको विद्यालय में जाकर कक्षा में अपने द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ किस तरह से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है, पूरी पाठ योजना का जिस तरह से निर्माण होना है, तो वो किस तरह से पढ़ाएगा, किस तरह से बोर्ड के सामने खड़ा हो, किस तरह से अपने सवाल बच्चों से पूछेगा, किस तरह से बच्चों के सवालों के जवाब देगा। तो ये सारी एक तैयारी होती है जो कक्षा में पढ़ाने से जो अप्रशिक्षित शिक्षक को पढ़ाना होता है, तो ये उनके लिए होता है सूक्ष्म पाठ नियोजन। अब मैं बात करती हूँ दैनिक एवं वार्षिक पाठ नियोजन।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहले वार्षिक पाठ नियोजन की, तो वार्षिक पाठ नियोजन क्या होता है, ये हमारा जो परीक्षा होती है एग्जाम से थोड़ा सा पहले पूरे पाठ को जो आपने पढ़ाया, पूरे वर्ष भर जो पढ़ाया गया है उस पाठ नियोजन को थोड़े समय में सब तैयारी करना, जो अध्यापक एक तरह से रिवीजन जिसे कह सकते हैं, पाठ नियोजन किस तरह से किया जाता है ये उसके लिए होता है। दैनिक पाठ नियोजन क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है, यानी कि हर रोज जो आपके सामने शिक्षक प्रस्तुत करते हैं अपना द्वारा टॉपिक जो लेकर आते हैं, और फिर उसके बारे में आप जो हर रोज तैयार करते हैं, संबंधित सवाल पूछते हैं या अगले दिन उससे संबंधित कोई सवाल पूछते हैं, जवाब प्राप्त करते हैं, तो ये वो पाठ नियोजन होता है। यानी कि दैनिक पाठ नियोजन जो हर रोज आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और वार्षिक पाठ नियोजन जो सिर्फ आपके साल भर के पूरे पाठ का जो एंड में आप उसको पढ़ते हो या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। तो आज मैंने आप लोगों को बताया शिक्षण हेतु नियोजन, यानी कि प्लानिंग फॉर टीचिंग क्या होती है, योजना निर्माण, टीचिंग निर्माण के पहले जो योजना बनाई जाती है, यानी कि आपको जो कुछ भी पढ़ाना है, जो भी कार्य करना है, जिस कार्य का उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से पहले आप जो भी योजना बनाते हो वो होती है योजना निर्माण। योजना निर्माण किसी भी कार्य या योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है। शिक्षण हेतु नियोजन के आवश्यक तत्व क्या है, इसके आवश्यक तत्व है पाठ नियोजन यानी प्लानिंग ऑफ लेसन। उत्तम शिक्षण के लिए पढ़ाने से पूर्व पाठ योजना बना लेना और उसकी समुचित तैयारी नितांत आवश्यक है। शिक्षक की सफलता उसके उत्तम शिक्षण पर निर्भर करती है। पाठ नियोजन के रूप में इसके 3 रूप हैं, अलिखित एवं लिखित पाठ योजना, विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ योजना, दैनिक एवं वार्षिक पाठ नियोजन। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ पाठ नियोजन के बारे में बताया, और जो शिक्षण प्रशिक्षण के बिंदु होते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बताए। तो आई होप आज जितना भी पढ़ाया उतना समझ में आया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को लिए पाठ नियोजन के जो रूप हैं उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।